सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे फिच की यूनिट इंडिया रेटिंग की, जिसने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसका नाम है पैंडेमिक हाई टैक्सेस पिंचिंग इंडियाज कंज्यूमर्स पॉकेट। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि मिसेस सीतारमण जी ने पिछले वर्ष और अभी 2 दिन पहले भी स्टिमुलस पैकेज दिया हुआ था, जिससे कि इकॉनमी का रिवाइवल हो, इंडस्ट्री और बिजनेस रिवाइव कर सकें। लेकिन उसका प्रभाव बहुत लिटिल दिखाई पड़ता है, न के बराबर है। इनफैक्ट 2020-21 में अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति, संकुचन की स्थिति, -7.3 ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ती है और रिवाइवल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि मई 2021 में 12% अनएम्प्लॉयमेंट था और अराउंड जो है, जबकि पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ था। पिछले वर्ष आप देखेंगे कि 2020 में 12 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए थे और इस साल मई में 2021 में 10 मिलियन जॉबलेस हो चुके हैं। इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और जो हम लोग की जो घरों की जो खर्च होते हैं, हम आप खर्च करते हैं, वो स्पेंडिंग भी तेज़ी से घट रही है। और आरबीआई ने अभी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बताया है, प्रोजेक्शन दिया है इस 2021-22 के लिए, वो भी 10.5 से घटा के 9.5 कर दिया है। तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अनेक अर्थशास्त्री कहते हैं कि मर्ज कुछ और थी, दवा कुछ और दी जा रही है। तो इसी बात को ये फिच की इंडिया रेटिंग ने भी कहा है कि सरकार सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर ज़्यादा ख्याल कर रही है और डिमांड पर तो ख्याल ही नहीं कर रही है। तो इंडिया रेटिंग का कहना क्या है, ये भी समझने की बात है कि उनका मानना है कि आम जनता के जो कंज्यूमर है, उसके पॉकेट में, उसके जेब में अब कुछ बचा ही नहीं है। वो लगभग निचोड़ सा दिया गया है। लेकिन निचोड़ कैसे गया है, ये भी अब समझने की बात है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष भी और इस साल भी हम लोग में जॉब समाप्त हुए और बहुत से लोगों की सैलरी कट हुई, बहुत से लोगों को मजदूरी, बहुत कम मजदूरी पर रखा गया और हर घर में लगभग कोरोना की बीमारी फैली और उस पर हेल्थ एक्सपेंडिचर तेजी से हमारा आपका बढ़ा है। और इसके ऊपर आप ये भी देखें कि सरकार ने टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा लाद दिया है और विशेष रूप से इनडायरेक्ट टैक्स का। तो हमारे पॉकेट में बचा क्या? एक तरफ तो रोजगार नहीं है या हम बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी मजदूरी की दर भी कम कर दी गई है, साथ ही साथ हम बीमार हुए तो हेल्थ केयर पर ज़्यादा हम लोग ने खर्च किया और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुई वो उसका एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में सरकार के हाथ में जा रहा है। और अब जो थोड़ी बहुत और बची हुई स्थिति थी, उसमें अब तेज़ी से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए रियल वेजेस जो है, रियल वेज ग्रोथ जो है, वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है और हमारे आपके हाथ में पैसा है ही नहीं, तो हम खर्च ही नहीं कर पाते हैं। ये भी वास्तविकता है कि इकॉनमी का 60% भाग प्राइवेट कंजम्पशन से आता है, हमारे आपके उपभोग से आता है। हम लोग डिमांड करते हैं तभी अर्थव्यवस्था चलती है। आप हम सब लोग सामग्री, विभिन्न तरह की सामग्री खरीदते हैं तो दुकानदारों की आय बढ़ती है और वो अपने यहाँ जिन लोगों को काम पर रखते हैं उनकी मजदूरी इत्यादि दे पाते हैं। इस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है। तो जो 2010 के पहले का जो आप देखें डाटा, वो कहता है कि कंजम्पशन, उपभोग भी तेजी से बढ़ रहा था और इन्वेस्टमेंट भी तेजी से उस समय बढ़ रहा था, इसीलिए अर्थव्यवस्था में बेटर स्थिति थी। लेकिन आज के 2016 से लेके 2019 के बीच में एवरेज रूप से जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग, खर्च, हमारे आप उपभोक्ताओं के द्वारा जो खर्च किया जाता था, उसमें जो वृद्धि थी, ग्रोथ थी, वो 7.5% के आसपास हुआ करती थी। लेकिन वो आज के दिन घट करके 5.5 हो गई है, अर्थात कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ ही नहीं रही है। हम क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे हाथ में जो कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जो घर हम आपके परिवार के लोग जो खर्च कर पाते हैं, जो इनकम रहनी चाहिए, वो घट गई है ही नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम की स्थिति आ गई है। तो इंडिया रेटिंग इसी बात को कह रही है कि हमारे पास कंजम्पशन करने, उपभोग करने के लिए हम आपके पॉकेट में पैसा ही नहीं बचा है और वो जो पैसा था वो उसको किसी तरह से सरकार ने भी ले लिया है। अब ये स्टडी लगभग 2000 नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स पर की गई है और उससे ये बातें आई। उसमें एक बात ये भी आई कि
कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने जो मजदूरी पर जो पैसा खर्च हुआ होता है उसका 60% उसको घटा दिया है, अर्थात एम्प्लॉयज़ के कॉस्ट को 60% घटा दिया, अर्थात उतना पैसा तो कम कर लिया, तो एम्प्लॉयज़ के पास पैसा ही नहीं गया। तो इस तरह से जो कोविड के इलनेस से देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट से देखिए, या एम्प्लॉयज़ को मजदूरी कम देने से देखिए, सभी जगह आप देखते हैं कि पैसा हमारे आपके हाथ में रह ही नहीं गया। और जो पैसा था उसके बारे में भी आप देखेंगे कि बर्डन ऑफ टैक्सेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इससे हम लोग के का और भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन के बारे में इस यूनिट ने कहा, इंडिया रेटिंग ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2010 में जो टैक्स बर्डन हुआ करता था हमारे आप पर, वो कुछ 60% हुआ करता था, लेकिन वो अब तेज़ी से बढ़ गया है। सरकार के खर्चे तेज़ी से बढ़े हैं, और इसलिए सरकार का जो टैक्स बर्डन हम लोग के ऊपर होता है वो 75% तक हो गया है। ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमसे टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स 75% तक चला गया है। ये एक एस्टॉनिशिंग है, फैक्ट है, जिससे जो कि आपको बता देगा कि आपके पॉकेट में पैसा बचा ही कहाँ, और जो पैसा बचा भी उसको एवरी डे 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसे जो है डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ भी रहा है, और अभी सितंबर-अक्टूबर से गैस के दाम में भी तेज़ी से बढ़ने की स्थिति बनने वाली है, ऐसा ओएनजीसी के चेयरमैन ने भी कहा है। अब जो हम लोग कह रहे हैं कि इसी बीच में एक और भी घटना हुई है कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज किया गया और उसको घटाया गया इनफैक्ट, और जिससे कि तर्क ये था सरकार का कि इससे जॉब क्रिएशन होगा और एफडीआई जो है देश में आ पाएगी, तो उसके लिए तो टैक्स घट गया। लेकिन जो अदर जो टैक्सेस थे उसको सरकार ने नहीं घटाया। तो टैक्स स्ट्रक्चर में अब हम लोग को समझना है कि दो तरह के टैक्स भी होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर तो कुछ ही लोग दे पाते हैं, जिनके पास इनकम ज़्यादा है वही प्रत्यक्ष कर दे पाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं। एक गरीब आदमी भी देता है, यदि वो तेल खाने का तेल खरीद रहा है या साबुन की टिकिया खरीदने गया है, सब पर टैक्स आपको देना है। इसलिए जो पिरामिड का जो निचला तबका है, जो गरीब तबका सबसे ज़्यादा है, उसी पर टैक्स का भार सबसे ज़्यादा आता है। और टैक्स का भार कितना पड़ गया है, टोटल भार अभी हमने कहा 75% तक बढ़ गया है। तो इतना ज़्यादा टैक्स जब हम लोग को देना है तो हमारे पास बचता ही क्या है कि हम खर्च कर पाएँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्यों टैक्स हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, ऐसा गवर्नमेंट भी कह रही है। और टैक्स सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ एक नया सरकार ने इस तरह से कर सकते हैं कि सरकार का एक नया इनोवेशन है, वो है सेस है। सेस के माध्यम से सरकार एडिशनल टैक्स लेवी करती है हमसे, आपसे स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ये टैक्स लिया जा रहा है सेस के रूप में, और कुछ 3 लाख करोड़ रुपया एनुअली हम लोग सेस के रूप में टैक्स देते हैं, एडिशनल टैक्स हम लोग दे रहे हैं। तो अब ये सेस को भी देखना है कहाँ कहाँ आप सेस दे रहे हैं। तो एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आप सेस दे रहे हैं, क्रूड ऑयल की जिसको आप कह सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन पर सेस आप दे रहे हैं, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर सेस आप दे रहे हैं, और अभी आपने ख्याल किया होगा जीएसटी पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगा है, और इन सब से बहुत ज़्यादा धन हमारे आपके हाथ से, पॉकेट से जा रहा है। तो अभी हमने कहा कि सेस के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए एनुअली हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी हमको क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। सामान्यतया हम लोग जो सरकार को पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ये मान के चलते हैं और सरकार भी मानती है कि उससे आम जनता को लाभ होगा, लाभ मिलेगा, लाभ दिया जाएगा। लेकिन एजुकेशन सेस, अभी आपने सुना कि एजुकेशन सेस हम आप सब दे रहे हैं, हेल्थ सेस दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो सरकार को आप टैक्स एजुकेशन के लिए दे भी रहे हैं, फिर भी आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, तो एक तरह से उसका फ़ायदा आपको नहीं मिला। इसी तरह से आपने गवर्नमेंट को हेल्थ वर्क के लिए पैसा दिया, लेकिन आप बीमार यदि कोरोना में हो गए तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ रहा है।
तो दिखाने के लिए। इसका अर्थ क्या है कि न तो हेल्थ की बेटर व्यवस्था हो पाई है, न एजुकेशन की बेटर व्यवस्था सरकार कर पा रही है, और इसलिए हम लोग को एक तरह से दोहरा खर्च करना पड़ रहा है। आपको ये भी ख्याल होगा कि आप यदि कार खरीदें या कोई इस तरह की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आपको डिफरेंट टैक्स देने पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी आप टोल टैक्स आप देते हैं। अभी आपने ख्याल किया होगा कि 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए बजट में प्रावधान किया गया था, और ये प्रावधान भी के लिए भी सरकार हमसे आपसे टैक्स लेती है, उसी के आधार पर प्रावधान होते हैं। तो ये 35,000 आपने वैक्सीनेशन के लिए पैसा भी दिया है, फिर भी सरकार का मानना है कि यदि आप प्राइवेट वैक्सीनेशन प्राइवेट सेंटर से आप वैक्सीनेशन करावें तो भी बेहतर स्थिति होगी। इसका अर्थ क्या है कि आपने पैसा तो दिया वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वैक्सीनेशन तो आपको प्राइवेट में कराना पड़ रहा है, और लगभग 1,000 रुपए के आसपास वैक्सीनेशन में पड़ ही जाता है। तो आपको डबल एक तरह से डबल खर्च करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो अभी आपने जीएसटी पर सुना कि जब जीएसटी लगाया गया था तो उस समय कहा जा रहा था कि जीएसटी लगने से आम जनता को बहुत लाभ होगा, इनफैक्ट टैक्स में कुछ रिलीफ होगी, लेकिन टैक्स में रिलीफ तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन एडिशनल सेस जरूर दिखाई पड़ रहा है, एडिशनल पैसा जरूर देना पड़ रहा है। तो अब जो एक और बात है कि क्या सरकार का खर्च बढ़ गया है इसलिए ये सब इतने टैक्स लग रहे हैं, कुछ अन्य कारण भी हैं। तो यहाँ पर लोग जो अर्थशास्त्री लोग बताते हैं कि कुछ अन्य कारण भी है। जैसे अभी हमने कहा था कि 2019 में सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन बहुत तेजी से हुआ, और वर्ल्ड में सबसे कम टैक्स लेने वाले हम लोग देश बन गए थे, और हम लोग ने उसको बहुत ही उसकी आत्म प्रशंसा की थी, जबकि ये भी वास्तविकता थी कि उस पर प्रतिवर्ष कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से 1,45,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का 1.45 लाख करोड़ का प्रतिवर्ष का नुकसान है। तो ये नुकसान कौन वहन करता है? ये इस नुकसान की भरपाई अन्य टैक्सेस को या तो बढ़ा के किया गया है, या तो जिसको आप कह लें कि या तो फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा करके आप हम इस चीज़ को दे रहे हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पेट्रोल का दाम घटता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, इस विमर्श से ये समझ में आता है कि सरकार के विचारधारा में के केंद्र में कौन है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, क्योंकि जितने रिडक्शन कॉर्पोरेट टैक्स के संदर्भ में रिडक्शन देखें, कॉर्पोरेट्स को कंसेशनल फाइनेंस वित्त देने के संदर्भ में देखें, या अदर जो टैक्स जो इंटरेस्ट जो बर्डन है उसको घटाने के संदर्भ में देखें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने के संदर्भ में देखें, ये सब में के केंद्र में कॉर्पोरेट से दिखाई पड़ता है, और वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट उनके माध्यम से उत्पादन क्रिया को बढ़ाने की बात सोची जा रही है, लेकिन आम आदमी आम उपभोक्ता उसके केंद्र में नहीं दिखाई पड़ती है, या प्रतीत ऐसा होता है कि उनके जेब से पैसा ज़्यादा निकालने की प्रक्रिया हो रही है, और इससे आम जनता आम उपभोक्ता के जेब में कुछ पैसा नहीं बचा, और हम डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए आम उपभोक्ता में एक तरह से कह लीजिए रुदन शब्द कर सकते हैं। आम जनता बहुत परेशान है, एक तरह से सिटीजन ऑफ द कंट्री क्या है, रो रहे हैं, लेकिन उनकी क्या इस बात को सरकार समझेगी? अब क्या डिमांड साइड मैनेजमेंट की तरफ सरकार झुकेगी कि नहीं, ये भी देखना है। लोगों के जेब में कुछ पैसा सरकार डालने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ घटाने रैशनलाइज करने की कोशिश करेगी कि नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी अब रैशनलाइज करने की सोचना पड़ेगा सरकार को। ये विभिन्न उपाय हैं, लेकिन सरकार रियल टर्म में क्या करेगी ये तो भविष्य बताएगा। सबको धन्यवाद।